फ्रेंड्स, एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी भी काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, तो अब आप लोगों को साइंस में भी अच्छा खासा नॉलेज हो गया होगा और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। अब हम लोग स्टार्ट किए थे मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग एटॉमिक फिजिक्स की चर्चा कर रहे थे, उससे डिस्कशन कर रहे थे और हम लोग 2-3 वीडियो इससे देख चुके हैं, तो उसी के क्रम में हमारा आज का भी टॉपिक है। तो चलिए हम लोग भी देख लेते हैं कि एटॉमिक फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग परमाणु संरचना, नाभिकीय बल, नाभिक का स्थायित्व, समस्थानिक, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे कि द्रव्यमान ऊर्जा, औसत आयु कैसे निकालते हैं और रेडियोधर्मिता क्या है, अर्धायु क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए उसी क्रम में हम लोग आज का भी टॉपिक है तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर, राजा रामन्ना, आयरिन क्यूरी, रॉबर्ट ओपेनहीमर। तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो चलिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है आंसर आपका। तो हाइड्रोजन बम क्या होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित विस्फोटक को हम हाइड्रोजन बम कहते हैं और इसका आविष्कार जो है एडवर्ड टेलर ने 1952 ईस्वी में किया था। और हाइड्रोजन बम का जो निर्माण है वो हाइड्रोजन के समस्थानिकों ड्यूटेरियम ट्राइटियम के नाभिकीय संलयन द्वारा किया जाता है और नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक ताप दाब एक छोटे से परमाणु बम के विस्फोट द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। एडवर्ड टेलर ने आपके हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा कितने गुनी अधिक है? 2000 गुनी, 5000 गुनी, 1000 गुनी, 6000 गुनी। आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन बम की क्षमता है वो परमाणु बम की अपेक्षा कितने गुनी अधिक है। तो चलिए अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन बम के बारे में कि हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित विस्फोटक को हाइड्रोजन बम कहते हैं और इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। और एडवर्ड टेलर जो है यूएसए के थे और इन्होंने हाइड्रोजन बम का जो निर्माण था वो हाइड्रोजन के समस्थानिक जैसे ड्यूटेरियम ट्राइटियम के नाभिकीय संलयन द्वारा किया था। और नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक ताप दाब एक छोटे से परमाणु बम के विस्फोट द्वारा उत्पन्न किया जाता है और हाइड्रोजन बम की क्षमता जो है परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक होती है। और हाइड्रोजन बम का जो प्रभाव क्षेत्र होता है वो परमाणु बम से अधिक होता है, परंतु इसका प्रभाव परमाणु बम की अपेक्षा कम समय तक रहता है। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ऐसे देश हैं जिन्होंने हाइड्रोजन बम का निर्माण कर लिया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। 1000 गुना होता है हाइड्रोजन बम की जो क्षमता होता है वो परमाणु बम की क्षमता के 1000 गुना अधिक होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? 18 मई 1974 पोखरण राजस्थान में, 25 मई 1975 नरौरा उत्तर प्रदेश में। एक बार दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो भारत में जो प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था वो 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में संलयन पर आधारित परमाणु परीक्षण किया गया। ये प्रथम संलयन परीक्षण होता है और इसका मतलब ये है कि अब भारत भी हाइड्रोजन बम बनाने की क्षमता रखता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है राइट हो जाएगा। यहाँ 18 नहीं 11 मई होगा। 11 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अधिकांश रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कि भारत में जो अधिकांश रिएक्टर होते हैं उसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो परमाणु भट्टी की बात कर लें। परमाणु भट्टी जो होता है वो एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें नाभिकीय विखंडन के दौरान होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करके प्राप्त ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग किया जाता है और श्रृंखला अपक्रिया के दौरान प्रत्येक नाभिक के विखंडन से मुक्त होने वाले 3 न्यूट्रॉनों में से 2 को रोक लिया जाता है और इसके लिए कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है और ये छड़ें जो होती हैं 3 में से 2 न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं और इन्हें ही हम नियंत्रक छड़ें भी कहते हैं। और इस तरह एक ही न्यूट्रॉन क्रमशः आगे बढ़ता जाता है और क्रमशः एक एक परमाणु का ही विखंडन होता रहता है और न्यूट्रॉनों की गति जो है मंद करने के लिए भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है और इन्हें मंदक भी कहते हैं। और भट्टियों में जो प्रशीतक के रूप में यूज़ करते हैं वो आपका जल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और भारत में जो अधिकांश रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का ही उपयोग किया जाता है। विखंडन से निकलने वाली जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो पानी उबालकर निकालने वाली भाप से टरबाइन चलाई जाती है जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। भारत में जो अधिकांश रिएक्टरों में मंदक के रूप में उपयोग होता है वो भारी जल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उत्पादित कुल विद्युत ऊर्जा का लगभग कितना % ऊर्जा परमाणु भट्टी द्वारा उत्पादित किया जाता है? 2.0%, 3.0%, 8.0%, 10.0%। तो आपको बताना है भारत में जो उत्पादित कुल विद्युत ऊर्जा का है लगभग कितना % ऊर्जा परमाणु भट्टी द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो चलिए
बता दीजिए क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो अभी मैंने बताया है परमाणु भट्टी के बारे में। तो भारत में जो अधिकांश रिएक्टर होते हैं उसमें मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है और विखंडन से जो निकलने वाली ऊष्मीय ऊर्जा से पानी उबालकर निकलने वाली भाप से टरबाइन चलाई जाती है, जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। और अब आज भारत में उत्पादित कुल विद्युत ऊर्जा का लगभग 3.0% जो होता है 3.0% जो होता है ये आपका परमाणु भट्टी विधि द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। और ये आपका समीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और परमाणु भट्टी में जो विखंडन के दौरान कई रेडियोधर्मी समस्थानिक भी बनते हैं, जिनका कृषि में, चिकित्सा उपयोग, उद्योग अनुसंधान आदि क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा 3.0%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम परमाणु भट्टी किसके नेतृत्व में बनाया गया? प्रथम परमाणु भट्टी किसके नेतृत्व में बताया गया ये बताना है। तो आपका एनरिको फर्मी, सेकंड है डॉक्टर राजा रमन्ना, थर्ड है एक व दो दोनों, फोर्थ है ना तो एक ना तो दो। चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है परमाणु भट्टी। तो परमाणु भट्टी के बारे में आप जान ही गए हैं कि परमाणु भट्टी एक ऐसी युक्त होती है जिसमें नाभिकीय विखंडन के दौरान होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करके प्राप्त ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग किया जाता है। और श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान प्रत्येक नाभिक के विखंडन से मुक्त होने वाली 3 न्यूट्रॉनों में से 2 को रोक लिया जाता है और इसके लिए कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। और ये छड़ें 3 में से 2 न्यूट्रॉनों को अवशेषित कर लेती हैं, जिसे नियंत्रक छड़ें कहते हैं। इस तरह एक ही न्यूट्रॉन क्रमशः आगे बढ़ जाता है और क्रमशः एक एक परमाणु का विखंडन होता है। और न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए भारी जल ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है और इसे हम मंदक कहते हैं। और भट्टियों में जो प्रशीतक के रूप में जल या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और प्रथम परमाणु भट्टी जो है ये शिकागो विश्वविद्यालय एनरिको फर्मी के नेतृत्व में बनाया गया था। और संवर्धित यूरेनियम की कम उपलब्धता के कारण आजकल विकल्प के रूप में थोरियम या प्लूटोनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, एनरिको फर्मी। ये जो है शिकागो विश्वविद्यालय यूएसए में पड़ता है, तो वहाँ पे इन्होंने अपना इसका जो है नेतृत्व में बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समृद्ध यूरेनियम कहलाता है। समृद्ध यूरेनियम क्या कहलाता है? जिसमें यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक हो, जिसमें थोरियम 235 की मात्रा अधिक हो, जिसमें कोबाल्ट 60 की मात्रा अधिक हो, जिसमें यूरेनियम 235 की मात्रा कम हो। तो आपका समृद्ध यूरेनियम कौन सा कहलाता है आपको ये बताना है। तो चलिए कोशिश कीजिए आंसर देने की क्या हो सकता है। तो जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक होती है उसे हम समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। और यूरेनियम 235 के नाभिक का विखंडन मंद न्यूट्रॉन की टक्कर से ही हो जाता है, परंतु यूरेनियम 238 के नाभिक का विखंडन मंद न्यूट्रॉनों द्वारा नहीं हो पाता है। और परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 अधिक उपयोगी होता है। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत कम होती है और विखंडनीय यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, इसे ही हम समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? जिसमें यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक होती है उसे हम समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति इकाई थोरियम से प्रति इकाई यूरेनियम की अपेक्षा कितने गुना ऊर्जा प्राप्त होता है? 100 गुना, 250 गुना, 500 गुना, 650 गुना। तो आपको बताना है कि एक इकाई थोरियम से एक इकाई यूरेनियम की अपेक्षा कितना गुना ऊर्जा प्राप्त होता है। तो चलिए आंसर दे दीजिए क्या हो सकता है। तो आपको पता ही है कि भारत में थोरियम के विशाल भंडार है और जिससे भविष्य में इसका प्रयोग बढ़ने की पर्याप्त संभावना है। और प्रति इकाई थोरियम से प्रति इकाई यूरेनियम की अपेक्षा अधिक ऊर्जा लगभग 250 गुना प्राप्त होती है। और साथ ही थोरियम के विखंडन के पश्चात अवशिष्ट भी कम रेडियोधर्मी होने के कारण पर्यावरणीय दृष्टि से भी अधिक अनुकूल होते हैं। और नाभिकीय विखंडन के दौरान कई प्रकार की उच्च शक्ति व उच्च भेदन क्षमता युक्त रेडियोधर्मी किरणों का उत्सर्जन होता है। और इनसे बचने के लिए रिएक्टरों के चारों ओर कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, जिसे परिरक्षक भी कहा जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। 250 गुना प्रति इकाई थोरियम से प्रति इकाई यूरेनियम की अपेक्षा जो होती है 250 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी परमाणु भट्टी जिसकी सहायता से अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न किया जाता है कहलाता है। प्रजनक भट्टी, परमाणु भट्टी, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि ऐसी भट्टी जिसकी सहायता से अधिक विखंडनीय पदार्थ प्राप्त किया जाता है क्या कहलाता है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो प्रजनक भट्टी को हम ब्रीडर रिएक्टर भी कहते हैं। तो ऐसे परमाणु भट्टी जिसकी सहायता से अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न किया जाता है वो ब्रीडर रिएक्टर कहलाता है। और उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 तक और थोरियम 232 से यूरेनियम 233 प्राप्त किया जाता है। और कलपक्कम स्थित जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो कार्यरत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से प्लूटोनियम से यूरेनियम उत्पादित किया जा रहा है। ये आपका उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, प्रजनक भट्टी। ऐसे परमाणु भट्टी जिनकी सहायता से अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न किया जाता है वो प्रजनक भट्टी कहलाते हैं। प्रजनन मतलब उत्पन्न करना से भी आप समझ सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऊपरी सभी। इसको तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर दे दीजिए, क्या हो सकता है? सूर्य की ऊर्जा, जिसे हम एनर्जी ऑप्शन भी कहते हैं, तो सूर्य या प्रकाशमान तारों की ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो वहाँ चलने वाली जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ही होती है। और जैसे सूर्य जो होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में आपका हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन लगभग 71% होता है। और सूर्य के क्रोड का तापमान लगभग 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। और इस ताप या उच्च दाब पर हाइड्रोजन के समस्थानिकों का संलयन होकर हीलियम नाभिक बनाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। और 1 ग्राम हाइड्रोजन समस्थानिक के संलयन से लगभग 62 अरब जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। और सूर्य जिस दर से आज ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है उसी दर से लगभग 1000 करोड़ वर्ष तक आगे भी करता रहेगा। तो आपका सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आपका हाइड्रोजन होता है लगभग 71%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम हाइड्रोजन समस्थानिकों के संलयन से लगभग कितना ऊर्जा उत्पादन होता है? 25 अरब जूल, 65 अरब जूल, 100 अरब जूल, 10 अरब जूल। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन समस्थानिकों के संलयन से लगभग कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो चलिए कोशिश कीजिए। डिटेल अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो आप लोग आसानी से इसका जवाब दे देंगे। तो अभी मैंने बताया कि सूर्य और प्रकाशमान तारों की ऊर्जा का स्रोत जो है वहाँ पर अनवरत चलने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन लगभग 71% होता है। और सूर्य के क्रोड का तापमान लगभग 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। और इस ताप या उच्च दाब पर हाइड्रोजन के समस्थानिक का जो संलयन होकर हीलियम नाभिक बनाता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। और 1 ग्राम हाइड्रोजन समस्थानिक के संलयन से लगभग 62 अरब जूल ऊर्जा का उत्पादन होता है। और सूर्य जिस दर से आज ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है उसी दर से लगभग 1000 करोड़ वर्ष तक भी करता रहेगा। तो आपका ऑप्शन देखिए, इसमें 62 नहीं 65 दे रहा है, तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अगर यदि 62 रहेगा तो वो भी आपका सही हो जाएगा। तो 62 या 65 अरब जूल ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मृत जीव की आयु, यहाँ पे होगा किसी मृत जीव की आयु किसकी सहायता से ज्ञात की जाती है? कार्बन 14, ऑक्सीजन 12, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसको तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि किसी मृत जीव में आपके पेड़ पौधे जीव जंतु आ जाएंगे। इसमें आपकी उसकी आयु पता करना है तो आप किसका यूज़ करते हैं? तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है? तो किसी मृत जीव जैसे पेड़ पौधे जंतु इत्यादि हैं, इनकी आयु कार्बन समस्थानिक की सहायता से ज्ञात की जाती है। और जीवित अवस्था में जीव कार्बन तत्व ग्रहण करते रहते हैं, जिसमें कार्बन का रेडियोधर्मी समस्थानिक भी अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। और जीव की मृत्यु के बाद वातावरण से कार्बन का अवशोषण बंद हो जाता है, परंतु कार्बन 14 का विघटन जारी रहता है। और कार्बन 14 की सक्रियता दर और उसकी बची मात्रा के आधार पर जीव के मृत होने का समय अर्थात उसकी आयु जो है ज्ञात कर ली जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी मृत जीव की आयु जो है किसकी सहायता से? कार्बन 14 के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों व अति प्राचीन निर्जीव पदार्थों की आयु किसकी सहायता से ज्ञात की जाती है? कार्बन 14, यूरेनियम, कोबाल्ट, उपर्युक्त सभी। तो चलिए इसका भी आप लोग आंसर दे सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चट्टानों या प्राचीन निर्जीव वस्तु जो होती है उसकी आयु का पता हम किससे लगाते हैं? तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। तो चट्टानों व अति प्राचीन निर्जीव पदार्थों की जो आयु होती है उसमें उपस्थित रेडियोधर्मी यूरेनियम की सहायता से ज्ञात की जाती है। और इसकी सहायता से पृथ्वी और चंद्रमा की आयु भी ज्ञात की जाती है, जो कि लगभग 4.5 अरब वर्ष है। हमारी जो पृथ्वी और चंद्रमा की जो आयु है लगभग 4.5 अरब वर्ष है। और इसका विकास अमेरिकन रसायन शास्त्री बिलार्ड एफ लीबी ने किया था। आपके ये जो यूरेनियम से पता लगाने की खोज थी वो आपके अमेरिकन शास्त्री हैं, रसायन शास्त्री हैं, बिलार्ड एफ लीबी ने किया था। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। यूरेनियम द्वारा हम चट्टानों का पता लगाते हैं और कार्बन 14 द्वारा हम मृत जीव जंतुओं का पता लगाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता का विचार किसने दिया था? आयरन क्यूरी, फ्रेडरिक जूलियट, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए कृत्रिम रेडियोधर्मी का विचार किसने दिया था? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? चलिए तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो किसी अस्थायी नाभिक को कृत्रिम तरीके से अस्थायी नाभिक में बदल कर उन्हें कृत्रिम रेडियोधर्मी पैदा की जाती है। और यह जो होते हैं, यह सिद्धांत जो आपका है वो किसने दिया आपको बताना है। तो यह विचार जो है सबसे पहले मैरी क्यूरी की पुत्री आयरन क्यूरी, ये मैरी क्यूरी की पुत्री हैं आयरन क्यूरी। और आयरन क्यूरी के पति जो हैं फ्रेडरिक जूलियट, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसका जो विचार है वो मैरी क्यूरी की ये पुत्री हैं मैरी क्यूरी की। और आयरन क्यूरी के ये पति हैं फ्रेडरिक जूलियट, इन्होंने दिया था। तो कृत्रिम रेडियोधर्मिता का जो विचार है
वो आयरन क्यूरी की पुत्री और उनके पति जो है फ्रेडरिक जूलियट ने दिया था। तो आपका इसमें दोनों हो सकता है। आपका ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं कि अगर मेरी क्यूरी की पुत्री आयरन क्यूरी है और आयरन क्यूरी के पति फ्रेडरिक जूलियट हैं, इन दोनों ने मिलकर दिया था, मतलब पति पति ने मिलकर इसका दिया था, विचार दिया था इसका सबसे पहले। तो कृत्रिम रेडियोधर्मिता का जो विचार है वो आयरन क्यूरी और फ्रेडरिक जूलियट दोनों ने मिलकर किया। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर राजा रामन्ना, डॉक्टर होमी भाभा, आयरन क्यूरी, फ्रेडरिक जूलियट। तो चलिए इसको बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जो कार्यक्रम है वो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने दिया था। होमी जहांगीर बाबा ने दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र। तो आपको बताना है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो चलिए आप लोग बता दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन। तो भारत का जो प्रथम परमाणु संयंत्र है वो तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र है और ये मुंबई में 1969 से ही कार्यरत है। मुंबई में 1969 से ही कार्यरत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन की नियंत्रित अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित अभिक्रिया, उपर्युक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया था परमाणु बम के बारे में। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित अभिक्रिया किस पे आपका आधारित है? परमाणु बम के बारे में बताना है। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। तो आपका परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर निर्मित विस्फोटक को परमाणु बम या नाभिकीय बम कहते हैं। और परमाणु बम को बनाने के लिए भारी नाभिक वाले परमाणुओं जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं और इसे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे कुछ ही सेकंड में प्रयुक्त संयुक्त पदार्थ जो होते हैं संपूर्ण पदार्थ का क्षय हो जाता है, प्रचंड विस्फोट हो जाता है, जिससे असीम ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसका प्रभाव भयंकर विनाश के रूप में सामने आया है। और प्रथम परमाणु बम जो है ये रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 में बनाया था। विस्फोटक के समय तीव्र चमक, हजारों वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब व प्रचंड हवा का झोंका उत्पन्न हुआ था। इस समय ताप 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया था। इसके अलावा भारी मात्रा में रेडियोएक्टिव विकिरण भी वातावरण में फैल गई थी, जिसके कारण लोग अंधे, लूले, लंगड़े हो जाते हैं और कई तरह के चर्म रोग का भी शिकार हो जाता है। ये प्रभाव दीर्घकालिक होते हैं और सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। तो आपका इसमें परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित अभिक्रिया पर आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में थोरियम किस राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है? केरल, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो चलिए इसका आंसर दे दीजिए, क्या हो सकता है। भारत में थोरियम किन राज्यों में पाया जाता है? तो भारत में जो थोरियम है वो केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। कुडनकुलम की बात कर रहा है। तो चलिए इसको भी आप लोग आसानी से बता सकते हैं। आप लोग ज्योग्राफी में तो पढ़े ही होंगे। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है तमिलनाडु में है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका तमिलनाडु में है। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसको भी आप लोग बता सकते हैं काकरापारा कहाँ का है। तो काकरापारा आपका गुजरात का है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ पुराना रिवीजन भी हो गया होगा। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत के साथ खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हम लोग आप लोगों के लिए रेगुलर क्वेश्चन सीरीज़ लाते रहेंगे। बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और आप लोगों को सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।